हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग जो छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा होने वाली है प्री बीएड या प्री डीएलएड का, उस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस के साथ साथ इसमें होने वाले जो कॉलेजेस चॉइस करने की चीज़ें, कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी डाउट होंगे प्री बीएड या प्री डीएलएड को लेके, वो सारे दूर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आप मेक श्योर करो कि इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब क्यों करो? क्योंकि आप जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे होगे इसके बारे में, आप उसके साथ पढ़ते रहिए। आप इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि पेपर को किस प्रकार से निकाला जाता है, क्योंकि मैंने भी बहुत ही कम उम्र में ये सारी परीक्षाओं को निकाला और एक रेपुटेटेड पोस्ट टीचर के रूप में मैं पदस्थ हूँ। तो मेरे को एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ों को लेकर, और वही एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर करने आपके सामने आया हूँ। तो इन सब चीज़ों को याद रखते हुए आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। और जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उसके साथ शेयर करिए। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो प्री बीएड या प्री डीएलएड का अगर हम सिलेबस की बात करें तो दोनों का सिलेबस क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। किसी भी प्रकार का टॉपिक में तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना आता है कि अगर आप प्री बीएड के एग्जाम में जाओगे तो वही जो परीक्षा है, वही जो टॉपिक्स है, उसको थोड़ा सा कठिन रूपों में पूछा जाता है। अगर आप डीएलएड की परीक्षा में बैठते हो तो आप उसको बस सरल रूप में पूछा जाता है। टॉपिक वही रहते हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का लेवल अलग रहता है। उसका कारण सिंपल सा है कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये मान के चला जाता है कि आप 12th पास आउट होके आए हो, तो आपके लिए चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए उसको सरल पूछा जाता है। जबकि आप बीएड कर रहे हो तो ये माना जाता है कि आप जो है माना ये जाता है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है उस चीज़ों का, इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें कठिन क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब इसका सिलेबस देखते हैं कि इसके सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस का विभाजन जो है 5 विषयों में हुआ है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षण अभिरुचि, ये आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट रहेगा। ये जो है इसको बाल विकास भी कहा जाता है। इसमें जो है आपको बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, ये विषय इसमें रहता है। इसके भी 30 प्रश्न रहेंगे, बहुत अच्छा वेटेज है इसका। इसके भी कितने अंक होंगे? 30 अंक। उसके बाद आपको पढ़ना है सामान्य ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान जो आपका जीएस वाला पार्ट होता है, इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको मिलेंगे 20 नंबर। फिर आपको पढ़ना है हिंदी। इसके भी 10 प्रश्न रहेंगे, इसके लिए भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। इंग्लिश के भी 10 नंबर, 10 क्वेश्चन, और उसके भी कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार के टोटल आपको 100 नंबर का पेपर होगा, और उसके 100 नंबर उसके लिए अलॉटेड है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आप पूरा ये कोशिश करिएगा कि पेपर दिलाए तो बिल्कुल 100 में 100 प्रश्न बनाए। ये हम उसको दूसरे चार्ट के रूप में बताने का कोशिश किया कि कितना कितना नंबर के इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलिए एक एक करके सारे विषयों के टॉपिक्स पर बात करते हैं कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है? तर्क क्षमता पढ़ना है। तर्क क्षमता के अंतर्गत तर्क करना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, विषमता की पहचान, अंकिक श्रेणी, अक्षर की श्रेणी, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग वाला आ गया, छुपे हुए चित्र पहचानना, अंकों और चित्रों द्वारा संबंध, वर्ग एवं अंकों की गणना, घन संबंधी पैटर्न। देख सकते हैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ना है। लगभग सारे टॉपिक्स इसमें क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस नॉर्मल रहते हैं, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी अभी से चालू करें तो इसके कितने नंबर है? 30 नंबर है। वहीं दूसरी सब्जेक्ट की बात करें, ये पेडागोजी वाला सेक्शन है, शिक्षण अभिरुचि। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? बच्चों के प्रति अभिरुचि एवं अनुकूलन, व्यवसाय संबंधी सूचना एवं रुचि। 11 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों का शैक्षिक मनोविज्ञान। आपको यही पढ़ना है कि जब बच्चा अपनी किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका जो मानसिक का विकास है वो किस प्रकार होता है, इस टॉपिक पर पढ़ना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया की, अगर आप शिक्षक बन जाओगे तो किस प्रकार से सीखोगे,
और बच्चों को किस प्रकार से सिखाओगे, उनकी मानसिक योग्यता, उनकी योग्यताओं के अनुसार। तो ये सब चीज़ पढ़ना है आपको इस टॉपिक में। व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना है कि बच्चे जो क्लास में होते हैं वो कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उन सब अलग अलग प्रकार के बच्चों को हम किस प्रकार से अच्छा तरीके से पढ़ा के सारे को एक प्रकार से हम पढ़ा सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निर्धारण, बेहतर सुविधादाता के रूप में भूमिका। सुविधादाता मतलब आप शिक्षक के रूप में क्या क्या कर सकते हो बच्चों के लिए। आधुनिक शिक्षण तकनीकी एवं विधियाँ कि आधुनिक शिक्षण विधियाँ क्या है। तो ये आपके लिए बहुत एक नया सब्जेक्ट रहेगा। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का बुक से, या तो आपको बुक अच्छा लगता है तो आप बुक, वीडियो के माध्यम से आप इसको पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप जो है PYQ देखो, PYQ के क्वेश्चन को आप लगाओ, और साथ ही साथ एक MCQ बुक ले लो। MCQ बुक के लिए आप ले सकते हो, लूसेंट का बुक है, बहुत अच्छे है, ब्लू कलर का छोटा सा आता है, आप उसको ले सकते हो। तो ऐसी आप इसकी तैयारी करो। सबसे पहले एक बार PYQ देख लो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बुक से, ये आपको अच्छा लगता है तो बुक से, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हो। फिर उसका MCQ लगा दो, ये सारे टॉपिक्स आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, किसी को बहुत सरल लगता है ये सब्जेक्ट, किसी को बहुत कठिन लगता है। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप मेरा बात याद रखिएगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पेडागोजी सेक्शन। तो इसी पैटर्न में इसकी तैयारी करिएगा। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज के बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको इतिहास पढ़ना है, राजनीति पढ़ना है, खेल एवं शिक्षा पढ़ना है, अन्य विषय। मतलब कि आप मान के चलिए कि जनरल नॉलेज में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसके लिए दो स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति क्या हो सकती है, पहली स्थिति आप उस प्रकार के एस्पिरेंट हो सकते हो जो ऑलरेडी GS को दूसरी परीक्षाओं के लिए पढ़ा है। अगर आप इस कैटेगरी के एस्पिरेंट हो तो आप इसका क्या कर सकते हो, बिल्कुल रिवीजन करो, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर कोई दूसरा टाइप का बच्चा है जो अभी 12th पास किया है या अभी ग्रेजुएशन पास किया है, जो जिसने कभी GS पढ़ा नहीं है, उसके लिए ये है कि आप इस विषय की तैयारी सबसे आखिर में करो, और इस विषय की तैयारी भी इस प्रकार से करो कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। और आपको इसकी तैयारी के लिए और आप ये कर सकते हो कि जितने भी टॉपिक्स हैं उसका छोटा छोटा सा आप यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप वीडियो देखो। उसके बाद व्यापम में जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको अच्छे से तैयार कर लो। सिर्फ यही एक तरीका है जिसमें आप इस GS को सेक्शन को आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति हो तो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और केवल 20 नंबर आपको मिलेगा। तो इसमें अगर हम शुरू से ही इसकी तैयारी करेंगे तो हमारा बहुत समय चले जाएगा, और इसके कारण हमारा जो दूसरा विषय है उसके लिए हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो आप इसको अपनी स्थिति को देखते हुए आप ये कर सकते हो। फिर आपको चौथे सेक्शन के रूप में आपको हिंदी पढ़ना है। हिंदी में जो है आपको शब्द एवं वर्ण के सेक्शन में आपको वर्ण विचार पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द किसको बोलते हैं, उपसर्ग किसको बोलते हैं, प्रत्यय किसको बोलते हैं। व्याकरण वाले सेक्शन में आपको वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह, वचन क्या है, वाक्य परिचय क्या है, इस प्रकार से। इसमें भी मुहावरे, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन, कौशल किसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट सेक्शन है जो बहुत क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करो ताकि आप इसमें प्रयास करो कि 10 में 10 आप किसी भी प्रकार से इसको पा लो। इसके बाद पांचवा जो सेक्शन है वो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। इंग्लिश वाले सेक्शन पे आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस किसको बोलते हैं ये पढ़ना है आपको, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, नरेशन, वॉइस, ये सारे जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो पढ़ना है। वो क्या बोले, प्रीफिक्स, सफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग वाला कि कौन से स्पेलिंग सही ये वाला। इसके साथ साथ जब दूसरा सेक्शन में आओगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 10 में से 3 से 4 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। ये बेसिकली एक पैसेज रहेगा, अनसीन पैसेज जैसे, और इस पैसेज को पढ़ के आपको 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देंगे। तो इसकी तैयारी करना है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। अभी से तैयार करोगे तो बहुत, इसमें भी आप इजीली 10 आउट ऑफ 9 ये सब आप क्या कर सकते हो, पा सकते हो। अब ये तो हमारा सेक्शन हो गया। अब हमको
ये करना है कि हमको एक मंत्र बना के चलना है इसकी तैयारी में, कि हम कोशिश करें कि पहले अभी के जो समय है एक आध महीना उसे बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें किसी भी टॉपिक को लेके। क्योंकि अब जब कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो तो आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, आपको बिल्कुल चीज़ों को रटना नहीं पड़ता है, बिल्कुल समझना पड़ता है, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, सबका नोट्स बनाएं छोटा छोटा। उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़ सकते हो। इसमें हम सारे PYQs आपसे करवाएंगे, ताकि आपका वहाँ से एक प्रैक्टिस बन जाएगा और एक रिदम बन जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेज में आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ताकि आप अपनी परीक्षाओं को 2 घंटे या 3 घंटे, जितना भी घंटे का आपका परीक्षा रहेगा, उसको कंप्लीट करने का एक टाइमिंग बन पाएगा कि आप उस समय सीमा में आप परीक्षा अपनी कंप्लीट कर सकें। और चूंकि प्री BEd या प्री DLED जो है इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सारे जो व्यक्ति हैं उनका जो रुझान है वो शिक्षक की वैकेंसी की ओर जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा वैकेंसी होता है टीचर्स का कि उसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं। इसी कारण लगातार हर साल बच्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम 2025 की बात करें, एक बार और बात करते हैं उसके बारे में, पहले इसको देख लेते हैं। सिलेबस वही मैं बताया कि बहुत ही हाई स्कोरिंग चीज़ है आपका, सामान्य ज्ञान वाला जो है रीजनिंग का पार्ट। शिक्षण अभिरुचि अगर आप अच्छे से समझ गए, जो मैं बोला उस पैटर्न को फॉलो करते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा 30 मार्क्स का जो सेक्शन है। GS का आप अपना सेक्शन देख लो कि आप कौन से कैटेगरी के व्यक्ति हो, पहले वाले की, सेकंड वाले, उस हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश का 20 नंबर है, ये भी बेसिक है, इसमें आप भी आप अच्छे से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो ये 2025 का ही था। लगभग 2025 में जो है लगभग 5 लाख लोगों ने प्री BEd प्री DLED दोनों को मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, उसमें लगभग 5 लाख लोग आवेदन किए थे। सोचो कितने सारे अभ्यर्थी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या है। और जो इसकी सीट है वो बहुत लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो हमको भी इस तरह से तैयारी करना है कि हम उस भीड़ का हिस्सा ना बने और एक अच्छी तैयारी के साथ एक अच्छा रैंक प्राप्त करें। अगर हम प्री BEd या प्री DLED की सीटों की बात करें, तो प्री BEd में जो है कुल मिला के 14,700 सीट पूरे छत्तीसगढ़ में है, और प्री DLED में लगभग 7,000 सीट है। तो सीट बहुत सीमित है, आप देख सकते हो, दोनों को मिलाएंगे तो लगभग 21,700 सीट होता है, और आपके 5 लाख लोग पेपर दिला रहे हैं। और आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि ना सिर्फ आप इस सीट में आओ, साथ साथ अपना रैंक भी बहुत अच्छा लाओ। तो आप समझते हैं रैंक क्यों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस परीक्षा में। तो हमारा लक्ष्य अगर टॉप रैंक है, तो अगर हम बहुत अच्छा रैंक लाते हैं ना, तो हमको अपना मनपसंद क्या मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है। मनपसंद कॉलेज मिल जाता है मतलब, जैसे आप मान के चलो कि कोई एस्पिरेंट है जो बिलासपुर के, उसका इस प्रकार का रैंक आया कि उसका सिलेक्शन तो हो गया प्री BEd या प्री DLED में, परंतु उसको बिलासपुर का कॉलेज नहीं मिल पाया। उसको कहाँ का कॉलेज मिल गया, बस्तर का कॉलेज मिल गया, बस्तर का कॉलेज मिल गया। तो इससे क्या होगा कि उसको अपना पूरा घर छोड़ के कहाँ रहना पड़ेगा, बस्तर में रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अपना होम डिस्ट्रिक्ट का नहीं मिल पाएगा उसको, फीस और हॉस्टल की असुविधा होने लगेगी उसको। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए हमको एक अच्छा रैंक लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अच्छे रैंक के लिए आपको उस भीड़ से आगे बढ़ना है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा बच्चे ऐसे रहते हैं जो परीक्षा आने के बाद अपनी तैयारी चालू करते हैं। उस समय फिर लगातार, उस समय हड़बड़ी में फिर जो भी बुक आया, जो भी नोट्स आया, सबको पढ़ने लगते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के रूप में, प्रॉपर रोड मैप के रूप में कि हमको किस प्रकार से सारे सिलेबस को कवर करते हुए चलना है, इस प्रकार से स्ट्रेटेजी लेते हुए आप इसको आगे बढ़ेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप उस भीड़ से अलग होगा। तो ये पूरा चीज़ें थी, सिलेबस था क्या, प्री BEd प्री DLED। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो आप इस मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हो, और आपका पूरा प्री BEd प्री DLED के जितने भी डाउट्स होंगे या जितने भी जानकारी होंगे आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो भी
CDP वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, उसके सारे सीरीज़ के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपके द्वारा आपके लिए कवर करूँगा। और जितने भी PYQs हैं उसके भी PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगा, और जितने भी PYQs को हम सॉल्व भी करेंगे। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल में भी जुड़ सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।